तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री बोलूंगी मैं इसे। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो इनऑर्गेनिक वैसे भी आपकी ढोलम डाल है, हिली डुली है, इस तरीके से है कि आपका स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और नीट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नीट में कम से कम आपके 4 क्वेश्चंस जो होता है वो केमिकल बॉन्डिंग जनरली लेके जाता है। 5 और 6 क्वेश्चन का रेशियो भी हो सकता है इसका। तो हमें इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना है। केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में। अब बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो दो टाइप के आपके बॉन्ड्स होते हैं, आइदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और वीक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है आपका, उसके अंदर हमारे पास में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड आता है। और जो आपका वीक बॉन्ड है उसके अंदर आपका वॉन्डरवाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। इस चैप्टर में जो आपका सबसे ज्यादा जो है वो आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब आपका शेप और ज्योमेट्री पे क्वेश्चन। और उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन मिक्स होके आ गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आता है। इन दोनों पोर्शंस को हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चलेंगे, बाकी सब कुछ लेके चलते हैं हम फटाफट। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है, उसका डेफिनेशन हो गया। अगर हमने बोला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड दो टाइप के हमारे पास बॉन्ड होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पास में आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच में। जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि ये बच्चा बॉन्ड बनता कैसे है, क्या तरीका होता है बॉन्ड के फॉर्मेशन का। तो कोई भी जो भी हमारे पास सॉलिड स्टेट में कोई भी जो मेटल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट। अब ये गैसेस स्टेट में जो भी हमारे पास में एटम है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अभी अभी हमने पीरियोडिक पढ़ा है, उसमें हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। फिर उसके बाद में कोई भी नॉन मेटल जो होता है हमारे पास में, कोई भी नॉन मेटल जो होता है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा गर्मी बढ़ चुकी है एक्चुअली। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल है, ये जब डिसोशिएट हो रहा है तो इसको हम गैसेस स्टेट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हमने क्या बोल दिया? इसमें डिसोसिएशन एनर्जी बोल दिया। फिर कोई भी नॉन मेटल जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये बना कैटायन, ये बना एनायन, कैटायन बना एनायन बना। इस टाइम पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर फॉर्म हुआ, इससे बना आयनिक बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जब भी कोई भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अगर हम टोटल एच की बात कर रहे हैं एंथैल्पी की, यहाँ ये तीनों क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये दोनों आपका क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और टोटल डेल्टा एच हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आईपी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। ये दोनों नेगेटिव है, ये टोटल पॉजिटिव है। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है। ये हमने क्यों पढ़ा? कोई भी सिस्टम कब काम करता है, कोई भी सिस्टम काम करता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपका स्कोर उतना नहीं आ रहा, जैसे कि इस टाइम पे आपके साथ हो रहा होगा, अगर आप 620 क्रॉस नहीं कर पा रहे तो आपकी धक धक बढ़ रही होगी, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होगा। पर बच्चा इस टाइम पे हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना। हमने 2 साल 3 साल दिए हैं डॉक्टर बनने की इस रेस में, तो अपनी हिम्मत को बनाए रखना। अगर हम बात करते हैं जितनी एनर्जी हम लगा रहे हैं उतनी रिलीज नहीं हो रही तो सिस्टम काम नहीं करता, आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो हमें इस तरीके से काम करना है कि हमारे पास में जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा रिजल्ट हमें मिले, निकल के आए। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की बच्चा कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर कि नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। अब आधे बच्चों को यही नहीं पता पड़ता आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, कोवेलेंट कौन बनाएगा। जैसे AlCl3 अगर मैंने फटाफट पूछा तो आप बोल देंगे आयनिक बॉन्ड मैम शायद तक, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या है हमें पता है, कोवेलेंट बनाता है। इसका एक ट्रिक बता रही हूं, इसका ट्रिक 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 के लिए कलर बदलना ज्यादा जरूरी होता है।
ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी जनरली कैटायंस बनेंगे वो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड लिथियम। इनका साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन शेयर करना प्रेफर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अदरवाइज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लाइक NaCl, KHCl, MgCl2, CaCl2, ये सब क्या होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो देख के बच्चा सबसे पहले तो ये पता पड़ेगा आपको आयनिक बॉन्ड बन रहा है नहीं बन रहा। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, ये हाईली हमारे पास में क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, ये इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स है हमारे पास में। लेकिन फजान रूल जो है हम पूरा चैप्टर होने के बाद थोड़ा पीछे लेंगे, क्योंकि फजान रूल आपको थोड़ा सा डराता है, तो मैं स्टार्टिंग चैप्टर की ना बाबा ऐसा ना करूंगी जिससे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करें, कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रक्चर्स में कंपाउंड्स जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पे ये तो नहीं बताओ मैडम। तो CH4 बेसिक कंपाउंड से अगर स्टार्ट करते हैं, 4 इसे वैलेंसी कंप्लीट करनी है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बना लेगा। अगर नाइट्रोजन है, वैलेंसी आपकी N की क्या है 5 है, तो ये हमारे पास में डॉट लगा के बनाओ, स्टार्टिंग से ये शेयर किया इसलिए कंप्लीट कर लिया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हमारे पास में 2 सराउंडिंग एटम है तो यहाँ पर 6 इसकी वैलेंसी कितने चाहिए, 2 चाहिए, कार्बन को इधर भी 2 चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहां तक तो मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास में SO2 आया, हमें पता है हालांकि ये स्ट्रक्चर सही होता है, लेकिन ये क्या है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला, हर एक एटम जो होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करता है, आइदर बाय लॉस गेन और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके कारण उसने बॉन्डिंग करनी स्टार्ट करी थी। तो बॉन्डिंग करते टाइम पे जब वो 8 रखने की कोशिश करता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है, जब इसने स्ट्रक्चर बनाया। तो आगे चल के तो ये सही होगा जब हमें पता है कि ये एक्सपांशन कर लेता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता ये एक्सपांशन कर लेता है तो हम इसे कैसे बनाएं। तो उसके लिए बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर किसी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उसके पास में लोन पेयर बचता है, तो वो लोन पेयर अपना इसको दे सकता है, और इस टाइम पे जो बॉन्ड बन गया इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ये बच्चा क्या कहलाएगा, दिस इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अगर आपको नहीं लगाना आता कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड तो आराम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल SO3 है, अगर SO3 एक डबल बॉन्ड होते ही इसका लोन पेयर 8 का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने यहाँ पर लगा दिए। ये स्ट्रक्चर्स की बात हुई। अगर हम बात कर रहे हैं HNO3 के, कोई भी ऑक्सी एसिड अगर आ जाता है, ऑक्सी एसिड मतलब जिसपे ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम सेंट्रल एटम के साथ में उसे कभी भी नहीं जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन को ऐसे अरेंज करेंगे, एक हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, ये होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट सही तो स्ट्रक्चर सही, स्ट्रक्चर सही तो बॉन्डिंग आसान। तो बेसिकली हमारे पास में इसको कितना चाहिए, एक चाहिए, इसने अपना बॉन्ड बना लिया, इसको भी एक चाहिए था क्योंकि इसकी वैलेंसी में 7 हो चुके थे, 8 बच रहे थे। अब इसके पास में क्या है, एक लोन पे ये डबल बॉन्ड बना लिया, इसका भी पूरा हो गया, एक लोन पे बच रहा था, कोऑर्डिनेट बना लिया। इस तरह से अगर गिन गिन के बनाएंगे तो आप स्ट्रक्चर्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स और ले लेते हैं हम यहाँ पर जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे H2S2O6 हो गया, H2SO4 हो गया आपका, H2S2O7 हो गया, ओलियम H2O2 8 हो गया। इस तरह के जब कंपाउंड्स हमारे पास में आते हैं तो इनमें एक स्ट्रक्चर अगर आपने सही बनाया तो बच्चा सारे स्ट्रक्चर सही हो जाएंगे। सबसे पहले सल्फर की बात कर रहे हैं, 4 ऑक्सीजन इक्वल डिस्टेंस पे रखे, 2 हाइड्रोजन लगाए, एक एक बॉन्ड लगाया, अब यहाँ 2 लोन पेयर बच रहे, 2 कोऑर्डिनेट लगा दिए, खत्म स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास 2 सेंट्रल एटम है तो कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, 3 ऑक्सीजन इसको दे दो, 3 ऑक्सीजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो हमारे पास स्ट्रक्चर आसानी से बन जाएगा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और खत्म स्ट्रक्चर। यहां से बहुत कुछ पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ सेम एटम, हमारे पास सेम एटम्स के बीच में किस किस के बीच में बॉन्ड है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। किसके अंदर SOS लिंकेज है, जैसे यहाँ पर 7 है तो पार्शियलिटी नहीं करने का, अगर पार्शियलिटी नहीं करने का तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बचा हुआ बीच में, तो अपने आप ही हो गया अरेंजमेंट। और इस तरीके से हम बना देंगे इसके स्ट्रक्चर।
सिमिलरली अगर H2SO8 है तो 4 ऑक्सीजन हमने इधर दे दिए, 4 ऑक्सीजन हमने इधर दे दिए, और अरेंजमेंट आपका हो गया ये आपका हो गया पूरा अरेंजमेंट और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब लिंकेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से SOS लिंकेज किसमें है, OO लिंकेज किसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। जहां पर भी OO लिंकेज प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज पर ऑक्साइड लिंकेज। ये स्ट्रक्चर्स की बात हुई हमारे पास में। यहाँ पर अगर हमारे पास में लाइक आ गया N2O5, क्या करना है, 2 नाइट्रोजन इक्वल 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन को डाल दो बीच में, बहुत आसानी से बन जाएगा फिर स्ट्रक्चर। यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, 1 लोन पेयर बच रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट किया। सिमिलरली यहाँ पर इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को बना दिया। ये तो हम क्या है, पैटर्न वाइज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो हमें MTR कर लेने होते हैं, रट लेने होते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा नहीं बनते। वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। H2SO5 है जैसे, तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर में क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट लगा लेना भली। अभी मैंने क्योंकि एक्सपेंशन नहीं बताया है, यहाँ पर भी पर ऑक्साइड लिंकेज होता है H2SO5 में। सिमिलरली H3PO2, हमें क्या लगता है 2 OH आने चाहिए, ये दिखने में क्या लगता है, डायबेसिक लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में मोनोबेसिक होता है। यहाँ पर OH है और 2 हाइड्रोजन जो होंगे अलग चले जाएंगे, तो सिर्फ ये 1 हाइड्रोजन लिबरेट हो पाता है। ये मोल में भी काम आएगा कॉन्सेप्ट, तो ये क्या हो गया आपका, मोनोबेसिक हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास में यहाँ पर H3PO3 है, तो यहाँ पर हमारे पास में फॉस्फोरस, ये OH हो गया, ये OH हो गया और एक H हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो सकते हैं, N की वैल्यू 2 हो गई। ये क्या हो गया, डायबेसिक हो गया नेचर में। सिमिलरली अगर हमारे पास में H3PO4 है, इसमें जो दिखता है वही होता है, ये ट्राइबेसिक दिखता है, और जी साहब ये ट्राइबेसिक ही होता है, और ये क्या हो गया हमारे पास में नेचर में ट्राइबेसिक हो गया। तो ये 3 स्ट्रक्चर, जिसमें से हमें ये 2 स्ट्रक्चर अलग से याद रखने पड़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस पे बेस क्वेश्चन आपका सेट हो सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं लाइक N2O3 की, हमें देखने में लगता है कि ऑक्सीजन बीच में आना चाहिए, हम पार्शियलिटी करते नहीं, लेकिन इसमें N का लिंकेज होता है, 1 ऑक्सीजन यहाँ होता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हमारे पास में क्या, यहाँ सिंगल बॉन्ड ले लो, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम एक ऐसा कंपाउंड, कैल्शियम कार्बाइड का जो आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड बनाता है। लाइक कैल्शियम हो गया हमारे पास में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिग्मा पाई पूछ ली जाते हैं जनरली कैल्शियम कार्बाइड में। CrO5 हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, ये क्या बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। CrO5 ये क्या करता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाता है, ये बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हम इन स्ट्रक्चर्स को बना रहे थे, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहे थे। अब क्या थी लिमिटेशंस ऑक्टेट रूल की, कि उसको यहाँ पर इतनी क्या लिमिटेशंस आ गई थी ऑक्टेट रूल की। तो फर्स्ट लिमिटेशन आपकी क्या थी कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाइपरवैलेंट भी होते हैं और हाइपोवैलेंट भी होते हैं। हाइपरवैलेंट मतलब जिसके सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, जो कि सेंट्रल एटम में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा। मतलब अब हम हमारी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, बस सराउंडिंग एटम को हमें 8 रखना है, सेंट्रल एटम में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे H2SO4 ही था, हम कोऑर्डिनेट लगा रहे थे, लेकिन ये एक्सपांशन कर लेता है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है। सिमिलरली PCl5 हो गया, SF6 हो गया, IF7 हो गया, इन सब के स्ट्रक्चर्स अगर बनाते हैं तो PCl5 के अंदर हमारे पास में क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी आराम से 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे, फिर भी स्टेबल है। तो क्यों करते हैं ये एक्सपांशन, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल का या f ऑर्बिटल का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो इसका ट्रिक क्या है मैडम, अब हमें कितने सारे एग्जांपल कैसे याद रहेंगे कि हाइपर कौन बनाता है, हाइपर कौन। तो ध्यान रखिएगा पीरियड 3 और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स जो भी होंगे वो हाइपरवैलेंट कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर डी एंड एफ ऑर्बिटल का यहाँ पर यूज होता है एक्सपेंशन में, बॉन्डिंग में। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स भी बना लेते हैं। हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्यों बना लेते हैं, हाइपोवैलेंट का मतलब क्या है, जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो फिर भी वो स्टेबल हो। जैसे
यहाँ पर अगर हम बात करें BeCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसका भी ट्रिक ले लीजिए, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या डी ब्लॉक के एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो होंगे वो क्या करेंगे, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स जो होंगे वो बना लेते हैं। ऐसे ही थर्ड इसका ड्रॉबैक क्या था, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे NO हो गया हमारे पास में, यहाँ पर ऐसे कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या थे, ड्रॉबैक्स थे डी ब्लॉक के, नहीं यहाँ पर हमारे पास में ऑक्टेट रूल के। पर इतने सारे ड्रॉबैक्स जो लिमिटेशन है वो आई क्यों, ड्रॉबैक क्या था ऑक्टेट रूल का, ऐसी क्या गलती की थी ऑक्टेट ने। ऑक्टेट भाई साहब ने क्या बोला था, हर एक एलिमेंट जो होता है वो नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, लेकिन नोबल गैस तो खुद ही बदमाशी करते हैं, उनके काफी सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसके कंपाउंड बन गए। इनका ऑक्टेट कंप्लीट था ज़ेनॉन का, अगर ऑक्टेट कंप्लीट था तो कैसे बना लिया इसने XeF4 XeO2 XeO2F2 XeF4 XeOF2 XeF6 कैसे बना लिए उसने ये सारे। तो ये अगर एक्सपेंशन कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। तो जो नोबल गैसेस कंप्लीटली इनर्ट नहीं थे, इनके स्ट्रक्चर्स आपको बहुत ही तमीज से बनाने आने चाहिए, इन पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन की XeF4 की, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, 4 लोन पेयर, 2 लोन पेयर बचेंगे, 8 वैलेंसी होती है, और ये हमारे पास में स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली XeOF2 अगर हम बनाते हैं, एक ऑक्सीजन और हमारे पास में यहाँ 2 लोन पेयर आ गए, इसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, स्ट्रक्चर बोल दिया। तो इसमें ज़ेनॉन के कंपाउंड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत क्वेश्चन बैठते हैं कि ज़ेनॉन में मैक्सिमम किसमें लोन पेयर है, किसमें मिनिमम है। अगर कोई चार्ज कंपाउंड आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल CO3 2- बनाना है, इसका मतलब आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का भी मतलब हो गया डबल बॉन्ड हुआ, O-, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, ऑक्टेट भी कंप्लीट और इलेक्ट्रॉन का भी यूज हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास में I3-, ये वापस एक स्टार मार्क क्वेश्चन है आपका, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसके लोन पेयर के नंबर, इसमें कितने सिग्मा है। I3- का जो स्ट्रक्चर होता है, हमें क्या करना है, सेंट्रल एलिमेंट में तो एक्सपांशन कर सकते हैं, नेगेटिव जनरली सराउंडिंग एटम को जाता है, पर यहां पर नहीं जाएगा, यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और यहां बच गए 2 लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इसको दे दिया तो 3, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम में आपके बच गए 3, और टोटल कंपाउंड में अगर बात की जाती है तो 9 लोन पेयर है। दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी सेट हो सकता है, यहां पर आपके 3 लोन पेयर हैं, यहां भी 3 लोन पेयर हैं, और यहां पर भी आपके 3 लोन पेयर हैं, टोटल लोन पेयर कंपाउंड में हो गए 9 और सेंट्रल एटम में आपके हो गए 3। इस तरह के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, किसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने हैं, या फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाले क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चर बेस आ जाते हैं, तो स्ट्रक्चर की कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। और कुछ कंपाउंड्स लेते हैं हम, जैसे K2Cr2O7 अगर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा कंपाउंड हो गया जिसमें आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है। पोटेशियम क्या आयनिक बनाएगा, हमने अभी पढ़ा था, पोटेशियम क्या करेगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, आयनिक बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन Cr2O7 2- क्या हो गया, यहाँ चार्ज डेवलप करेगा और कंपाउंड ऐसा बनाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा फिर कुछ ऐसा सा बनेगा कि क्रोमियम हमारे पास में यहाँ पर सिमिलर पैटर्न में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 ऑक्सीजन इसे, 3 ऑक्सीजन इसे, एक सेंट्रल में। अगर हम बॉन्ड बनाने शुरू कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +6, तो यहाँ हमारे पास में एक नेगेटिव इसे दे दो, एक नेगेटिव इसे दे दो, बाकी डबल बॉन्ड लगाओ या कोऑर्डिनेट लगाओ, कुछ भी लगा दो, एक्सपांशन भी कर सकते हो और कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हो। तो ये कंपाउंड होंगे जिसमें आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल KCN है आपका, कि अगर हम बात कर रहे हैं KCN, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं AgCN के अंदर, तो AgCN के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद हो SN1 SN2 ऑर्गेनिक की, तो SN1 और SN2 के अंदर
NSR के अंदर हम एग्जांपल पढ़ते हैं, एल्काइल हैलाइड जब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो साइनाइड बनाता है, जबकि AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो हो गए वो आपके बॉन्डिंग से रिलेट होके आएंगे तो आपके यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी तक तो हम आ रहे थे स्ट्रक्चर कैसे भी बना रहे हैं, जैसी मर्जी पढ़ रहे हैं वैसे बना रहे हैं, पर बाबा उससे काम ना चल पाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट जब पढ़ेंगे उसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर है तो वो वैसा ही बनना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर है तो वैसे ही बनना चाहिए, वरना वेक्टर सब में गड़बड़ हो जाएगी, डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, रेजोनेंस के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, काफी कुछ गलतियां हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेके चलना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला कि जब भी किसी भी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो हमारे पास में क्या एक टेबल याद करनी होती है, आपको समझ लो तो ज्यादा बेटर है। सेंट्रल एटम के अंदर अगर कोई लोन पेयर नहीं है, केवल दो बॉन्ड पेयर है, मतलब ए बी, ये है केवल AB2 है, जैसे एक बी इधर एक बी इधर सिग्मा बॉन्ड से, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, 180 डिग्री पे होगा, इसको हमने क्या बोल दिया, लीनियर स्ट्रक्चर। अगर AB3 है मतलब 1 2 3, ये क्या बना लेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री पर। अगर चार बॉन्ड है तो 1 2 3 4, ये थोड़ा सा यहाँ रिपल्शन हो जाता है तो उसकी वजह से 109.28 एंगल हो जाता है। शेप जो होता है आपका वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। सब कुछ है यहाँ पर, दो दो लीनियर आपका हो गया, दूसरा 3 है अगर हमारे पास में ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, 4 है ये क्या हो गया आपका टेट्राहेड्रल हो गया। अब इसमें अगर लोन पेयर आ जाते हैं, पहले यहीं तक के केस समझ लेते हैं। अगर 2 वाले केस में तो लोन पेयर आ नहीं सकता, अगर 3 वाले केस में लोन पेयर आ जाता है, जैसे 2 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 1 2 बॉन्ड थे 1 लोन पेयर आ गया, तो रिपल्शन के कारण ये स्ट्रक्चर जो है वो बैंड शेप में आ गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, बैंड शेप, लेकिन इसकी ज्योमेट्री तो रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर ही। सिमिलरली अगर 4 5 वाला केस 4 वाला लेते हैं तो ऐसा हो सकता है 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, अगर 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल, और ये निकल रहा है पैरामिड, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्राइगोनल पिरामिडल बोल दिया। अगर 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर को साथ रखना, अलग अलग मत करना, एक ऊपर एक नीचे रखोगे तो रिपल्शन सेम हो जाएगा, लीनियर बन जाएगा। दोनों लोन पेयर साथ में तो 2 बॉन्ड घूमे यूं तो बैंड शेप हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, बैंड शेप बोल दिया। अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पर 5 वाले केस की, अब 5 वाले केस में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, 3 तो यहाँ इक्वेटोरियल पे, 2 एक्सियल पे, 1 2 3, 3 बॉन्ड तो ये 120 डिग्री पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ऊपर है एक नीचे, तो हमने क्या बोल दिया, ट्राइगोनल बायपैरामिडल बोल दिया। इनका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इक्वल नहीं होता, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बॉन्ड लेंथ जो होता है इनका वो इक्वल नहीं होता। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक्साइल बॉन्ड से लंबे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास में ये क्या होता है, इक्वल नहीं होता। यहाँ रिपल्शन ज्यादा एक्साइल पे, तो इनके बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, लेंथ में ज्यादा होंगे एज कंपैरेटिवली इन तीनों बॉन्ड्स के, ये बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके लंबे होंगे। अब अगर एक लोन पेयर आ गया, इसकी जगह एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, तो ये क्या बन गया, सीसॉ शेप का बन गया। अगर 2 लोन पेयर आ गए तो वो क्या बना लेगा, टी शेप बना लेगा। अगर यहाँ पर ये 2 लोन पेयर आ गए तो ये आपका क्या बना लेगा, टी शेप बना लेगा। और अगर हमारे पास में 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर आ गया, तब जाके लोन पेयर को जुदा करना ही पड़ेगा, 2 से ज्यादा एक साथ नहीं रख सकते, तीसरे को अलग करना पड़ेगा। तो बीच वाला जो हो गया वो सीधा हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लीनियर बोल दिया। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं 6 वाले केस की। 6 वाले केस में क्या होता है, अगर टोटल 6 है तो ऑक्टाहेड्रल तो ज्योमेट्री होती है, आपको सबको पता होगा ये। अगर एक लोन पेयर आ गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो स्क्वायर आपका प्लेनर आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 7 वाले केस की, तो वो क्या होता है, 5 तो इक्वी डिस्टेंस पे 72 डिग्री पे हो गए, एक ऊपर है एक नीचे 90 डिग्री पर है। अब जैसे यहाँ वाले क्वेश्चन में आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ऑल दी एंगल सेम या फिर 90 डिग्री, तो SF6 हो गया। जैसे ये क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 4 तो ये थे आपके 1 2 3 4, ये चारों 90 डिग्री पर, ये ऊपर और नीचे ये वाला भी 90 डिग्री पर, तो ये सारे क्या हो गए 90 डिग्री पर होते हैं। और ये रही आपकी पूरी प्रॉपर टेबल इसकी लोन पेयर एंगल्स के साथ में।
लेकिन अब क्वेश्चंस करते टाइम पे हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे XCF4, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर BRF3 ले लो, यहाँ पर कुछ भी लेते जाओ, I3 माइनस एक रिपीटेड क्वेश्चन क्योंकि होता है, ये हमारे पास में जैसे है NH3 है। अब देखो यहीं से शुरू कर देते हैं, नाइट्रोजन एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई, तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। इसी की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए आपकी, ये पेपर का फिक्स क्वेश्चन है, नीट के अंदर 100% इसमें से क्वेश्चन होता है आपका, एक की जगह 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। XCF4 हमारे पास में क्या होगा, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। लेकिन अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल हो गई, टोटल 6। BRF3 है 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 यूज हो गई है, तो ये क्या हो गया आपका, टी शेप हो गया। क्या हो गया आपका, टी शेप हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं I3 माइनस, अभी देखा था 3 लोन पेयर यहाँ पर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। इन दोनों की ही ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, क्योंकि टोटल इनका बन रहा है 5, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ज्योमेट्री लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बता रहे हैं, शेप हम बता रहे हैं, लोन पेयर के आने के बाद में क्या चेंज हुआ, तो हम स्ट्रक्चर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे पेपर में, डन कर लेंगे बिल्कुल। तो बेसिकली ये हमारे पास में था शेप एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या ड्रॉबैक्स थे इसके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास में स्पीशीज जो होती है ट्रांजिशन कंपाउंड, उनके शेप को यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं ना कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है इसकी शेप ज्योमेट्री हम अलग तरीके से निकालते हैं, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। रिलेटिव साइज के बारे में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए क्या है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं हल्का सा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ तक में आपके बॉन्डिंग से सेट हो जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोइंग आर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस कौन से हैं, मतलब CO2 तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है प्रॉपर, 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, नहीं होगा। NO2 हो जाएगा, H2SO4 के अंदर एक्सपांशन होता है, हो जाएगा, BF3 में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो होते हैं ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, नहीं बनाएंगे यहाँ पर। और यहाँ ClO3, इसमें भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर अगर आ रहे हैं तो एक्सपांशन कर लेगा, ये PCl5 एक्सपांशन कर रहा है। BF2 कम वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर रख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4, ये भी हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6 था हमारे पास में, तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए यहाँ पर ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस वाले केस क्या हो गए यहाँ पर 6 हो गए। अगला क्वेश्चन समझिए, डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस डल गए थोड़े से, वो बाद में ही देख लेंगे जब हम पढ़ लेंगे जीरो डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पढ़ने के बाद में हम एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोला गया ये स्ट्रक्चर, ये एक नीट के रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे आते हैं NH3 हो गया, NH3 अभी हमने बनाया था 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब क्या हो गया, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल। BRF5 1 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। PCl5 नॉर्मल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और CH4 तो दिख ही रहा है 4 टेट्राहेड्रल, तो हमें सीधा मैच करना था यहाँ पर, तो थर्ड आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ से सेट होते हैं। शेप ज्योमेट्री के कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मैंने इसमें नीचे दे रखे हैं, PDF में से देख के आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम यहाँ पर रेजोनेंस। क्या होता है अब रेजोनेंस, फटाफट बताइए जल्दी, थोड़ा जल्दी स्पीड में। कितना सा टाइम हुआ है हमारे पास, कितने टाइम में कम खत्म कर लेना है बॉन्डिंग, मेरी कोशिश रहेगी 1 सवा घंटे में आपको केमिकल बॉन्डिंग खत्म करा दूं, बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपको नीट तक मैं पूरी अच्छे से तैयारी करा सकूं। एंड में मैं महामैराथन लेके जाने वाली हूं जिसमें 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट इनऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट फिजिकल सब कुछ देने वाली हूं।
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आने वाली हूँ, तो उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये चैनल स्पेशली नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाया गया है, अभी पेपर के लिए और आने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए। चलिए, रेजोनेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जब भी दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं किसी भी कंपाउंड के, जैसे CO3 2- है, जरूरी तो नहीं है ऐसे बने, हो सकता है ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, तो O नेगेटिव यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड हुआ जाए, O नेगेटिव आ जाए। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर और बन सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, O नेगेटिव यहाँ आ जाए, O नेगेटिव यहाँ आ जाए। ये तीनों आपस में क्या है? रेजोनेटिक या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिक्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इनके बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जो कि ये बताता है कि पाई बॉन्ड कहां कहां पर आ सकता है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर डैश लाइन से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश लाइन से यहाँ पर, और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? हाइब्रिड बोलते हैं। और ये मोर स्टेबल होता है, इसका एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली कम होता है, इन सब का एनर्जी लेवल सेम होता है, ये लेस स्टेबल होते हैं। और इसी से हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जैसे CO3 2- में टोटल बॉन्ड कितने? 4, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है 3, तो 1.33 आपका क्या हो गया यहाँ पर? बॉन्ड ऑर्डर हो गया। आराम से निकाल सकते हैं रेजोनेंस से आप बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर से। तो ये था हमारे पास में रेजोनेंस। और इसी कंपाउंड में अगर इन केस आपका फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आ जाए, तो फॉर्मल चार्ज का वैसे तो फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी क्योंकि हम वन शॉट पे काम कर रहे हैं, हम फटाफट क्यूब रिवीजन कर रहे हैं, मैं टाइम पास ना करके सीधा सीधा आपको ट्रिक बता देती हूँ। CO3 2- है, -2/3 इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। अगर PO4 3- है, PO4 3- -3/4 जो होगा इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। तो ये ट्रिक है फॉर्मल चार्ज का, जिससे आप इसकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इन्हीं की डेफिनेशन से ये नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब डायपोल मोमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होना है ऑर्गेनिक में, पोलर नॉन पोलर में घूम जाती है खोपड़ी, तो और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है? जब भी कोई भी कंपाउंड कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, जब भी कोई भी कंपाउंड कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो वो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, और उसके कारण वो पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है, ये पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता जाता है, और इससे जो चार्ज डेवलप होता है उसके कारण कंपाउंड में पोलराइजेशन आ जाता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है Q/R, और इसकी यूनिट होती है 1/, ये आपको पता होगी। और इसका अगर हम बात करें, ये मूवमेंट हो गया HCl का एग्जांपल लेके बता रखा है, कोवेलेंटली बॉन्डेड। यहाँ हमारे पास में क्या है? 1.03 हमारे पास में डी में HCl का जो होता है डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर हो गई Q/R। 1 डी इक्वल टू होता है 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये हमारे पास में क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई। बट इस पे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपके किस तरीके से आते हैं कि डायपोल मोमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। तो बेसिकली डायपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर से निकाला जाता है। अगर म्यू की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, इसका मतलब कंपाउंड जो होगा वो आपका नॉन पोलर होगा, और अगर म्यू की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब कंपाउंड जो होगा वो पोलर होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करें? जैसे हमने स्ट्रक्चर बना लिया CCl4 का, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ हमें इलेक्ट्रॉन देना होता है। ये ऊपर गया नीचे गया। अब कैंसिलेशन कैसे होता है पहले तो ये समझ लीजिए। अगर कहीं पर भी दोनों एक साइड में जा रहे हैं तो म्यू की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगी। अगर एक एरो ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो म्यू की वैल्यू 0 होगी। और अगर एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तब भी म्यू की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 0 होगी। ऐसे हमें चेक करना है। अब ये ऊपर नीचे जा रहे थे, ये कैंसिल, बराबर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, वेक्टर सम क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू 0, तो नॉन पोलर हो गया आपका कंपाउंड। लेकिन अगर CHCl3 है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नीचे आएगा, क्लोरीन इधर है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, ये सारे के सारे मिलके बेचारे कहां जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड पोलर हो गया। म्यू की वैल्यू क्या हो गई? नॉट इक्वल टू 0 हो गई, तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका? पोलर हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात करते हैं
जैसे NH3 है, अगर NH3 है तो एक लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा बाहर की तरफ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नाइट्रोजन की तरफ गया, ये नाइट्रोजन की तरफ, ये नाइट्रोजन की तरफ, ये पूरा ऊपर की तरफ। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया आपका, पोलर हो गया। अगर हम यहाँ पर सिस ट्रांस की बात करते हैं, जैसे सिस में ये CH3 यहाँ गया, ये CH3 यहाँ पर गया, तो ये क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। लेकिन ट्रांस में ये इधर गया, ये इधर गया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक के अंदर हमारे काम आएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब मैडम हमें थोड़ी दिक्कत अभी भी आ रही है, जैसे PCl5 है, PCl5 में तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो अनसिमेट्रिकल होने की वजह से सोचते हैं कि नॉन पोलर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बनाए देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास में Cl इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया। इन दोनों का वेक्टर सम यहाँ से जाता है, ये यहाँ से जाता है और ये ऐसे जाता है, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जबकि दिख क्या रहा था अनसिमेट्रिकल, तो हमें लगता है ये पोलर हो सकता है। तो इसका एक ट्रिक है, अगर कोई कंपाउंड जिसका AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7 है और सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम है, फॉर्मूला AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, तो म्यू को सीधा कर दो 0। याद रहेगा। अगर किसी कंपाउंड में वन लोन पेयर है सेंट्रल एटम में, उसकी वैल्यू हमेशा म्यू की होगी नॉट इक्वल टू 0। बस हमें चेक करना होगा जिस कंपाउंड में दो लोन पेयर आ गए या अलग अलग हमारे पास में इसके अंदर कंपाउंड्स आ गए। ये क्या था हमारे पास में, डायपोल मूवमेंट था। इसके बाद में पहले हम ले लेते हैं इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, रेजोनेंस हो गया आपका, डायपोल मूवमेंट हो गया आपका, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हो गई आपकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, गिच पिच हो जाना, जो आपके दिमाग में चल रहा है अभी, नीट की प्रिपरेशन, सामने पेपर, धक 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 बढ़ती बढ़ती, कैसे होगा क्या होगा, उलझुल 50 सवाल आते होंगे दिमाग में। लेकिन बच्चा इस टाइम पे जो खेल गया अपने हिम्मत के साथ वो ही ले जाता है सिलेक्शन। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत ज्यादा मार्क्स जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं, आपकी हिम्मत भी जो होती है वो ऊपर नीचे होती है। लेकिन आपको पता है आपने 2 से 3 साल में क्या किया है, और कुछ भी नहीं किया तो करा रहे हैं ना भाई, करो, अभी भी करो, अभी भी टाइम है। 1 महीने के अंदर चकाचक बिल्कुल आराम से करके आएंगे, बिल्कुल 30 दिन के अंदर तो मार लेंगे हम केमिस्ट्री को पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या बात करते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, सिंपल। और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हमें पता है अलग अलग टाइप के होते हैं, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है और sp3d3 होता है अप टू p ब्लॉक। एक तो एक रट्टावार फॉर्मूला याद रखते हो तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग इस फॉर्मूले से निकालिए। आपका फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग एटम से जो भी अटैच है, प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो भी सेंट्रल एटम से होते हैं, माइनस चार्ज, आप इससे करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि इससे इनके हाइब्रिडाइजेशन की शेप तो पता होंगे, sp मतलब लीनियर, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, sp3d मतलब 5 मतलब टोटल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब या तो आप पूरा पूरा मेथड पढ़ते जाइए पूरा का पूरा कि sp ओवरलैपिंग कैसे होती है, जैसे BeCl2 है, 1s2 2s2 2p6 दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हमारे पास में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जंप करता है, फिर हमारे पास 2 फिल करने होते हैं, तो फिर यहाँ 2 होता है तो sp हम फिल कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम sp2 निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये ओवरलैपिंग हो गई आपकी स्ट्रक्चर्स की। सिमिलरली sp2 है तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, वैसे ओवरलैपिंग कर दी, 2s2 2p1 था तो उसके अंदर ओवरलैपिंग करा दी। फिर अगर sp3 है तो यहाँ पर हमने CH4 स्ट्रक्चर हो गया, CH4 हो गया, इसके अंदर हमने ओवरलैपिंग करा दी। बट हम क्यों करें इतना, हमें पेपर में क्वेश्चन करके आना है अभी, हम क्या करें, ट्रिक से याद रखें, ट्रिक से याद रखें कैसे करने हैं इसके क्वेश्चन, हर चीज की मैं ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पर, ट्रिक से याद रखें। अगर हमारे पास में सिग्मा टोटल sp है, 2 है तो sp, अगर 3 है तो sp3, अगर 4 है सॉरी sp2, अगर 4 है तो sp3, अगर 5 है तो sp3d,
अगर 6 है तो sp_d2 और sp3d3, बस इससे क्वेश्चन कर लेना, हो जाएंगे आराम से। और ये काउंटिंग क्या करनी है, ये सिग्मा क्या, ये क्या किया है मैंने, 2 का मतलब टोटल, यहाँ पर हमें सिग्मा गिनना है, यहाँ पर भी सिग्मा गिनना है, सिग्मा के नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं एक सिंगल बॉन्ड है इसे एक सिग्मा काउंट करना, डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा होता ही है, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा काउंट करना, एक लोन पेयर को एक सिग्मा काउंट करना, एक कोऑर्डिनेट को एक सिग्मा काउंट करना है। यहाँ पर काउंटिंग ऐसे कर लेना इजी करने के लिए क्वेश्चन। जैसे PCl5 है, अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनेगा, 5 सिग्मा, 5 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp3d, आराम से निकल गया हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात कर रहे हैं HCF4, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, फ्लोरीन है, इसका मतलब टोटल कितना आ रहा है 6, तो ये क्या हो गया sp3d2 हो गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैडम d2sp3 भी तो होता है, dsp2 भी तो होता है, वो क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि यहां पर अगर पी ब्लॉक का सेंट्रल एटम है, ये चीज ध्यान से समझना, पी ब्लॉक का सेंट्रल एटम है तो 4 का मतलब हमेशा sp3 होगा, 6 का मतलब हमेशा sp3d2 ही होगा, क्योंकि अंदर d ऑर्बिटल यहां पर p ब्लॉक में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, कॉमन सेंस की बात थी। d2sp3 या dsp2 तभी हम चेक करेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज अ सेंट्रल एटम यहां पर प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक एप्लीकेशन बहुत यूज होती है इसकी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन जब भी कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन जो होता है आपका, जब भी कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फोन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में किसको लेना है, केवल फोन को, फोन की प्रेजेंस में आता है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की कंडीशन रखता है, तो ये पार्शियली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता जाता है, ये पार्शियली इलेक्ट्रो नेगेटिव होता जाता है, और इस टाइम पे पोलराइजेशन इमर्ज हो जाता है। इस टाइप पे जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर और दूसरा होता है आपका इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर क्या होता है और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर जब इंटर और इंट्रा, क्या डिफरेंस है, इंटर मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर भी आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो का मतलब होता है जब एक ही सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लाइक HF है और HF है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दिस इज होमो। वाटर अल्कोहल में डिसॉल्व होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल वाटर हेट्रो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में हो रही है। इंट्रा मतलब क्या हो गया आपका, जैसे ऑर्गेनिक में जनरली लगते हैं ये OHN ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसके अंदर हमारे पास में क्या हो गया, इन दोनों एटम्स के बीच में अगर हो गई तो इसको हमने क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में, इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर सेम एटम मॉलिक्यूल है तो होमो, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो हेट्रो। ये हमारे पास में क्या हो गए, कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे आइस जो होता है वाटर पे फ्लोट करता है, जबकि वो तो सॉलिड है, लेकिन उसका डेंसिटी क्या होता है, वाटर से कम होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, और उस कारण उसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये हमारे पास में क्या है, पहला एप्लीकेशन हो गया कि ये क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके केज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर लेता है। ये हमारे पास में है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। दूसरा एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है आपका सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमर बना लेते हैं, और डाइमर के फॉर्मेशन के कारण ये क्या करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रखता है। सिमिलरली ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करते हैं
तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एज कंपैरेटिवली ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही अगर हम हाइड्राइड्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्राइड्स, ये तो अल्कोहल का पॉइंट हो गया आपका, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर हम हाइड्राइड्स की अगर बात करते हैं, जैसे अगर तीनों ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रोजन फॉर्मूले वाले लेते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हुआ। आगे हमारे पास में ऑक्सीजन फैमिली में H2S, सल्फर, O स्टाइल से टी पो, ये हमारे पास में हुआ। और HF फैमिली में ले लो HCl, HBr, HI, इस तरीके से होता है, HAT, एंटामनी। अब इनमें क्या होता है, सबसे पीछे NH3 आना चाहिए, मास बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो ऑर्डर हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, ये होता है, सही है, मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। NH3 सबसे पीछे आना चाहिए, कूद के सबसे आगे आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। H2 अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। सिमिलरली यहाँ पर HF जो होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर NH3 में कितने होते हैं, 3, लोन पेयर 1 होता है, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने फॉर्म हो सकते हैं, 1, उधर से 2 और इधर से 1, तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या हो गए, ऑर्डर हो गए। ये था हमारे पास एप्लीकेशन पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन भी हो चुका है। आपको वॉन डेर वाल फोर्स एक रफ आइडिया दे देती हूँ। वॉन डेर वाल फोर्स क्या होता है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसमें नोबल गैसेस में जनरली लगता है, जितना बड़ा साइज होता है एटम का उतना ही ज्यादा क्या होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब ये सब तो हुई हमारे पास में। इसके बाद इसी से रिलेटेड हम एक चीज और लेते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बाद में, फजान्स रूल जो हमने छोड़ा था। एमओटी स्टार्ट करने से पहले हम फजान रूल ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करने से पहले फजान रूल की बात करते हैं। फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला, क्या था, डरता है, डर लगता है क्या फजान रूल से, पहले तो ये बता दो कमेंट सेक्शन में, कुछ कुछ तो बताओ भाई। माना कि लाइव नहीं है, पर अगर समझ में आ रहा है, 1 घंटा आपके काम का निकल रहा है, तो कुछ तो कमेंट करिए। फजान्स रूल, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला, कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है, ना 100% कोवेलेंट होता है, दोनों में पार्शियल कैरेक्टर कुछ प्रेजेंट होता है। और ये क्या बताता है, कंपाउंड का पोलराइजेशन बताता है। इसके अंदर यहाँ पर क्या बोला कि अगर कोई भी कंपाउंड है, किसी भी कैटायन की एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, वो क्या कहती है, वो होती है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और ये प्रोसेस जो हो गया वो क्या हो गया, पोलराइजेशन। मतलब किसी के अट्रैक्शन के लिए, पोलराइजेशन ज्यादा होने के लिए कैटायन का साइज तो छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो पोलराइजेशन से यहाँ पर क्वेश्चन बैठते हैं आपके, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज आपका बड़ा होना चाहिए। चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। उसके अलावा पोलराइजेशन का एक फैक्टर और होता है आपका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर में सूडो का जो होता है पोलराइजेशन ज्यादा होता है। अब ये होता क्या है मैडम, पहले तो ये बता दो, हमने तो नहीं पढ़ा है। D10 हो गया जैसे कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिसका फुलफिल तो है बट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जैसे यहाँ पर P6 हो गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, पोलराइजेशन के फैक्टर्स हो गए। अब पोलराइजेशन पढ़ा क्यों, क्या निकालते हैं हम इससे, जो ये सारे क्वेश्चन थे ना, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर किससे ज्यादा, वो बच्चा इसी से निकलता है। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, जितना ज्यादा पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम। आयनिक पोटेंशियल मतलब जो भी चार्ज होगा अपॉन साइज, ये होता है आपको कैटायन पे आयनिक पोटेंशियल, जिसको हम यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कलर इंटेंसिटी पोलराइजेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कलर इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और है इसका, लेकिन पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं हम।
जैसे अगर हमारे पास में क्वेश्चन में है LiCl लिथियम, KCl ले लो, KCl एलिना की ये। अब इसमें पूछ लिया मोस्ट आयनिक कौन सा होगा, तो हमें पता है कैटायन का साइज अगर बढ़ता जाएगा तो पोलराइजेशन कम होता जाएगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, तो ये क्या होगा आपका मोस्ट आयनिक कंपाउंड हो गया। अब ऐसे ही अगर चार्ज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे NaCl है, MgCl और AlCl3 है, अब यहाँ चार्ज से देख लो, ये Na+ है, ये Mg+2 है, ये Al+3 है, चार्ज बढ़ता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ हमारे पास में क्या होगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम बढ़ता होता जाएगा। हमें वैसे भी पता है ये तो आयनिक प्योर होता है, ये कोवेलेंट होता है, तो वैसे भी पता है हमें इधर की तरफ जाने पर क्या होगा, पोलराइजेशन आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इस तरीके से सेट हो जाते हैं। फजान रूल से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें से एक आध क्वेश्चन बैठ जाता है रैंडम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पोलराइजेशन। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स ऑफ कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स। इस तरह से हमारे पास में कोई भी बड़ा कंपाउंड है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एक तरीके से पोलराइजेशन के या फिर कैटायन के साइज के। ये क्या है हम समझते हैं एक बार के लिए, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है, जैसे MCO3, ये कोई भी मेटल कार्बोनेट है, अगर इसे ब्रेक कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि कैटायन का साइज कितना छोटा होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर में खोल के बनाऊं MOC_O ऐसा कुछ है, यहाँ पर कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतनी जल्दी इसको लेके रवाना हो जाएगा। तो कैटायन का साइज अगर छोटा है तो आपका पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो यहाँ स्टेबिलिटी कम हो गई क्योंकि इसको लेके फटाफट से निकल लिया। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये सब पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा मांगे कार, अगर इधर में स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, नहीं। अगर कैटायन है यहाँ पर छोटा तो ये ऑक्सीजन को लेके फटाफट रवाना हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास में, ये होता है। ये आपके P ब्लॉक के S ब्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टेबिलिटी के, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आराम से इसके क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। तो ये था हमारे पास में फजान रूल। आपका खत्म क्या क्या हो चुका है एक बार सोचें जरा, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, उसके अलावा डायपोल मोमेंट, उसके अलावा रेजोनेंस, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेन क्वेश्चन किसमें किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फजान रूल, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं एक फिक्स क्वेश्चन जो आपका दोबारा से सेट होता ही होता है पेपर में, और नीट का तो पता नहीं क्या पैटर्न है, कभी कभी बहुत सारे सालों में तो 2-2 क्वेश्चन डाल रखे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है बच्चा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला, जब भी दो एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो अपोजिट स्पिन के कारण उनके ऑर्बिटल्स स्प्लिट होकर दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, जिसमें हम नीचे वाले पार्ट को जो बोल रहे हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल रहे हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है, ये है हमारे पास में इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर क्या है देखिए, 1s कंबाइन हुए, जो बना वो क्या हुआ, नीचे वाला सिग्मा 1s, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s, दोनों सिग्मा बनाएंगे, एस और पी जो होंगे वो भी सिग्मा बनाएंगे। और हमारे पास में यहाँ पर क्या है, अगर ये क्या है बॉन्डिंग तो ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। बेसिकली कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास में ये चीज कंबाइन हो रही है दोनों तरफ से, एक ऊपर गया जो वो हो गया एंटी बॉन्डिंग, जो नीचे गया वो क्या रह गया,
ये होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये हमारे पास में होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेव फंक्शन ए बी जैसे कंबाइन हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये वेव फंक्शन का सम होता है ए प्लस बी। यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए हमारे पास ये होता है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए ये क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभी बैचती कॉलम में जनरली। अब हमें एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन तक वाला डायग्राम है तो क्या फॉलो करना है, नाइट्रोजन के बाद वाले में क्या फॉलो करना है। अप टू नाइट्रोजन एक डायग्राम फॉलो होता है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, यहां तक एक डायग्राम फॉलो होगा। आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से दूसरा डायग्राम फॉलो होगा। कौन सा, ये नीचे वाले तो सेम रहेंगे दोनों डायग्राम में। नाइट्रोजन तक वालों में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 1 2 ये हमारे पास में दिख रहा है, 2 1 2 1 है। और ऑक्सीजन वाले के अंदर क्या करेंगे, कहाँ चेंज आ रहा है, हम पहले ये देख लेते हैं। नाइट्रोजन नियॉन 1 2 2 1। ये वाला डायग्राम जो है आपका, जिसमें हमें क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स की लिंक नीचे से होती है 2 1 2 1, ये नाइट्रोजन तक के लिए हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पर 1 2 2 1 ये ऑक्सीजन और उसके बाद वाले के लिए फॉलो करते हैं। फिलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं हमसे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। यहां से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी पे बेस है पूरा एमओटी। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। और उसी से बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के। तीसरा हमारे पास पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, जो एक क्वेश्चन पेपर में होता ही होता है, भले ही वो डीएनएफ ब्लॉक से हो, भले ही वो कोऑर्डिनेशन से हो या फिर एमओटी से हो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। डायमैग्नेटिक जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते, मतलब पेड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी फिलिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर हमारे पास में नाइट्रोजन वाले डायग्राम से ले लेते हैं, अगर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने, 14 14 भरने, क्योंकि N2 है 7 + 7 14, तो हमें 2 2 4 तो हमने भर लिए, 2s से, तो 4 के बाद में क्या आया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आखिरी में यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम, इसी तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लीजिएगा, सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, पाई 2p x स्क्वायर, पाई 2p z स्क्वायर और सिग्मा 2p z स्क्वायर। ये यहाँ पर हमारे पास हुआ। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन में, नीचे 2 थे, फिर 2, फिर यहाँ पर 6, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 10 और 2 और 2 - 4 हो गए। यहाँ पर टोटल कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। सारे डायग्राम्स में हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे बेरिलियम लिया, बेरिलियम क्या है हमारे पास में 4 है, Be2 होगा, Be2 होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है। Be2 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, विच आयन डज नॉट एग्जिस्ट, Be2 डज नॉट एग्जिस्ट बाय असर्शन रीजन में आ गया, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे ही He2 डज नॉट एग्जिस्ट, सबका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो जाता है। अब मैडम इतना टाइम तो पेपर में होगा नहीं, क्या आप इसकी भी कुछ ट्रिक बताएंगी। बिल्कुल साहब, ऑक्सीजन की ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आता है। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है वो आता है आपका 2। अगर आपके पास में O2+ है, इसका मतलब क्या हो गया, 16 की जगह आपको कितने बढ़ने, 15 इलेक्ट्रॉन बढ़ने। तो O2+ के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 बढ़ाते जाना, O2 2+ है, 1.5 और बढ़ा दो, लेकिन इसे केवल ऑक्सीजन पे अप्लाई करना। O2- है तो ये क्या हो गया 1.5 हो गया, और O2 2- है ये क्या हो गया 1 हो गया। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का, O2 के आयंस का बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका मैग्नेटिक नेचर। अब मैडम मैग्नेटिक नेचर निकालेंगे, इससे अच्छा इसका भी ट्रिक बता दो, तो बच्चा इसका भी ट्रिक देख लो। ऐसी क्या बात है, ये 3 जो बीच वाले हैं ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, दिन पे भी 2+ और 2- चार्ज आ रहा है, ये क्या होते हैं आपके डायमैग्नेटिक होते हैं। याद रहेगा सब कुछ, बहुत सारी ट्रिक्स दी है मैंने पीरियोडिक और बॉन्डिंग में। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया।
तुम्हारे लिए ही बनाया है चैनल, वरना मैं तो कैटेलाइजर के चैनल पे अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर बनाने के लिए ही बनाया गया चैनल है। केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करके आइए, कोशिश करिए कि 160 से अबाव खींच सके केमिस्ट्री में, इन्हीं वन शॉट्स के बदौलत खींचेंगे तो और भी अच्छी बात है, और नहीं तो कैसे भी खींचे, पर सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा मेन मकसद यही है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिले। एक बेसिक एक बैंड्स रूल और होता है। इसके अलावा अगर हम एमओटी के अलावा बात करें तो अगर हम बैंड्स रूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोला, बैंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया है यहाँ पर कि बैंड्स रूल हमारे पास में बॉन्ड जो एंगल होता है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, जैसे लोन पेयर ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड एंगल के बारे में बता दिया यहाँ पर कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या होता है, लोन पेयर बढ़ते जाएंगे, रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल हमारे पास में कम होता जाएगा। उसी के कुछ पैरामीटर्स बताए थे, तो इसको आप आराम से एक बार रीड कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2024 का क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। क्या ओजोन के लिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते साहब, ओजोन तो बेचारा ऐसा है केवल, तो 2 ही बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तीसरा कहां से बनेगा, ना हो पाएगा। BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, BF3 का तो 0 होता है, AB3 हो गया ना। डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत आता है। एक तो लोन पेयर और F3 और दूसरा NH3, हमें क्या लगता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, तो वो होना चाहिए, पर ये क्या इधर की तरफ जाता है, लोन पेयर ऊपर की तरफ जाता है, कैंसिलेशन हो जाता है, पर ये सारे मिलके सारे के सारे क्या है, एक तरफ भाग रहे हैं, एक तरफ भाग रहे हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन ऑफ CO3-2-, ये तो अभी मैंने कराया था, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, अगेन डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है आपका CCl4 जिनको नहीं दिख रहा, दूसरा ऑप्शन है HI, तीसरा ऑप्शन है CO2 और BF3, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, CO2 0, CCl3 और HI डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 क्या होता है, जल्दी से सोचिए स्टेटमेंट पढ़ने से पहले। ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होते। अब देखना शुरू करते हैं। PCl5 possess 2 डिफरेंट PCl बॉन्ड एंगल्स, हाँ बॉन्ड एंगल अलग होते हैं, 3 पे तो 120 डिग्री पे होते हैं, 2 पे 90 डिग्री पर होते हैं। तो हमारे पास में क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ, अभी अभी बोला था नहीं होते इक्विटोरियल और एक्साइल बॉन्ड, तो बी ही आंसर हो गया। मैं आगे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी पढ़ के। अगला हमारे पास में बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी किसपे सबसे ज्यादा लगेगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी मतलब इंटरेक्शन था बॉन्ड ऑर्डर पे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। हमें पता है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, तो उस कंडीशन में N2 जो होगा उसका बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा जो होगी वो क्या होगी हमारे पास में, बी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया। और इधर HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HCl तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन जो होता है उसका साइज छोटा हो गया, तो हमारे पास सी का आंसर क्या हो गया, कम हो गया। ये भी, ये सबसे ज्यादा हो ही गया नाइट्रोजन। उसके अलावा ऑक्सीजन बचा हुआ उसके बाद आ जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है डी, वो क्या बचा 498 बचा, और सबसे कम क्या हो गया HCl हो गया, तो आपका डी जो हो गया वो क्या हो गया, बॉन्ड पैरामीटर का यहाँ पर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर, इथेन, अरे ये तो कोई क्वेश्चन था क्या, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नीट में ही पूछा गया, वो भी 2024 में, बाबा रे बाबा। इथेन के अंदर सिग्मा और पाई के नंबर पूछे, किस किस में पूछे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे थे यहाँ पर। इथीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और कार्बन कार्बाइड है हमारे पास में, और इथाइन है। ये क्या क्वेश्चन था, ये देने लायक क्वेश्चन ही नहीं था भाई, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आंख बंद करके करने वाला क्वेश्चन था, पर बोनस क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन सबको मिलेंगे पेपर में, तो ये तो कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करेंगे सिलेक्शन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये H2 H2S ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको बताया था, H2O का ज्यादा हो जाता है अपने ग्रुप में हाइड्राइड में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है, और H2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर ग्रुप मेंबर्स, लोअर नहीं होता हायर होता है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव, हाँ मॉलिक्यूलर मास पे कम होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाईएस्ट हो जाता है, ये भी सही है। तो ये आपका ए एंड बी बोथ आर करेक्ट हो गया यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, नीट 2024 में ही रीनीट और नीट दोनों के क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ डाल रखे हैं। क्या पूछा इसमें? इंट्रा पूछा। इंट्रा तो हमने अभी अभी पढ़ा था, ऑर्थो में होता है, क्वेश्चन देखते ही खत्म। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका शेप ज्योमेट्री का, ये एक फिक्स क्वेश्चन है, मैं अभी बार बार बोल रही हूँ, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है पेपर का। NH3 एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब ट्रायगोनल पिरामिडल BRF5। ये तो मैंने आपको याद हो तो अभी ऊपर प्रैक्टिस में मेंस के क्वेश्चंस में कराया था, इसलिए मैं सब बच्चों को कहती हूँ नीट वालों को एटलीस्ट मेंस के जनवरी के 2025 के पेपर्स प्लीज गो थ्रू करके जाइएगा। और अगर दिक्कत है तो मैंने कैटलाइजर इंस्टीट्यूट के चैनल पर भाई उसके सॉल्यूशंस डाल रखे हैं, आप केमिस्ट्री के पेपर जरूर से देख के जाइए, फिजिक्स के पेपर भी जरूर से देख के जाइए, जिससे कि आपको आइडिया लगे किस तरह का पेपर सेट हो सकता है। मेंस का काफी रिपीटेशन होता है नीट के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर एज इट इज डाटा आउट किया जाता है। BRF5 पे हमारे पास एक लोन पेयर, ये तो सेम क्वेश्चन कराया था, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपका एक आंसर ये हो गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्डर ऑफ N2 का अभी अभी हाइब्रिडाइजेशन पूरा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना के ये हमने अभी अभी लिखा था, तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हो गए, ये भी हमारे पास क्वेश्चन अभी अभी किया था। अगला, अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर शेल, 8 इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होंगे? पहला ऑप्शन है NH3, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। दूसरा AlCl3, यही आपका ऑप्शन हो गया। इंटीजर में कैसे था ये क्वेश्चन, AlCl3 में नहीं होगा, BeCl2 में नहीं होगा, PCl5 में नहीं होगा, तो 3 हमारे पास में क्या है, ऐसे ऑप्शंस होंगे इसमें, तो नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स बोला था, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट हमारे पास में पूछा है, डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? क्या क्या है? HF है, NH3 है और CH4 है और H2S है। अगर हमें ये बोला गया तो HF तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, HF को सबसे ज्यादा ढूंढो तो D ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद NH3 हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H2S को बेसिस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये तो पीरियडिक में क्वेश्चन कराया था मैंने भी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक Ca+2 आर्गन K+Cl-, ये तो ऑप्शन ही क्यों नहीं बदलते, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चंस में ऑप्शंस को बदला नहीं जा रहा है। इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक बेसिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नोड होते हैं न्यूक्लियाई के बीच में, सही बात है। In the formation of bonding orbital, 2 electron wave of the bonding atom reinforce each other, overlap करते हैं, incorrect पूछा है। Molecular orbital of 2xy और y orbital are symmetrical, bond axis पे कैसे होंगे, ये incorrect statement हो गया। Pi bonding orbital has large electron density ना internuclear axis, सही statement हो गया वापस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ऑन हीटिंग अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कैसे होंगे हाइड्रेटेड कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ये हाइड्रोलाइसिस में नहीं जा सकते, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा अंडरगो डिहाइड्रेशन, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, डी हो गया। ये वापस शेप ज्योमेट्री का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन तो बदलो भाई, कौन सी ईयर का ये, री 2022 का जो था, वापस सेम क्वेश्चन। ये NH3 तो लगता है इनका फेवरेट है, मिलाऊं अभी भी या कर लोगे? सी ऑप्शन कर लेंगे ये तो बहुत आसानी से। ClF3 है, ClF3 एक लोन पेयर 3 बॉन्ड, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, मतलब टी शेप। PCl5 ट्राइगोनल पिरामिडल, BRF5 स्क्वायर पिरामिडल, आसानी से कर देने वाले क्वेश्चन है शेप ज्योमेट्री के। तो बच्चा लोग ये आपके कुछ थे PYQs केमिकल बॉन्डिंग के। केमिकल बॉन्डिंग आपका बैकबोन है केमिस्ट्री का, मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पेपर के वाइज भी 3 से 4 क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, मिनिमम 5 क्वेश्चन भी आपके सेट में हो सकते हैं। मैं आपको करा चुकी हूँ पीरियडिक कंप्लीट, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट, और फिर अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बट फ्यूचर डॉक्टर्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं मेहनत कर रही हूँ आपको डॉक्टर बनाने की इस दौड़ में, तो आप सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबा के उसको थोड़ा सा इनिशिएट तो कर ही सकते हैं। मैं कैटलिस्ट की तरह काम कर रही हूँ, एज अ कैटलाइजर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो आप मेरे को आराम से यहाँ पर
कंटेंट वाइज यूज करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बार बार बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।